हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 20/1/2023 में पूछा गया क्वेश्चंस पेपर। इससे पहले की क्वेश्चंस पेपर हम करवा चुके हैं 18 जनवरी 2023 का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो है यह विकास सिर के पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इसका यही सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। यह नियम बताती है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बच्चों में विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई एवं सामाजिक होता है। विकास परिपक्वता एवं अनुभव की अंततः क्रिया से प्रभावित होती है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट जानते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे सिर के पैर तक आगे बढ़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। तो यह जो है फुटबॉल को धकेलना। ठीक है, यह कौशल का उदाहरण है फुटबॉल को धकेलना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। क्रियात्मक कौशल के दो प्रकार के होते हैं। एक है स्थूल पेशीय कौशल तथा दूसरा है सूक्ष्म पेशीय कौशल। स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण हैं जैसे लुढ़कना, सिरकाना, घुटनों के बल चलना, गेंद पकड़ना, तैरना, उछालना, कूदना, साइकिल चलाना। ये जो क्या है स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण है। अब चलते हैं सूक्ष्म कौशल के उदाहरण, जैसे लिखना, टाइप करना, टाई बांधना, ठीक है, साई से धागा फिरोना। ये क्या है सूक्ष्म कौशल के उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह गलत है। कारण देखते हैं। धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है। यह सही विकल्प चुने। तो यह जो है ए सही है, कारण क्या है गलत है। ठीक है, तो क्या हो गया ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं स्कीम या संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जो है एक समायोजन कहलाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संप्रत्यक की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की। तो यह जो है एक सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है नहीं किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह जो है एक सामाजिक संपर्कता भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संकटक हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर का सही क्रम क्या है? तो यह जो है पूर्व प्रारंभिक, प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक, ठीक है, ये सही क्रम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए तथा प्रत्येक स्तर की दो अवस्थाएं बताई गया है। एक है पूर्व परंपरागत स्तर और एक है परंपरागत स्तर और एक है उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो इसमें जो है 6 खंडों में फिर बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए। तो यह जो है विद्यार्थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो यह जो है भाषीय बुद्धि होनी चाहिए। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सब लोगों के पास कम से कम 9 भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धियाँ होती हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि पावर्स चित्र के आधार पर अलग अलग मात्रा में कार्य करती है। एक है जैसे कि गार्डनर के सिद्धांत की बुद्धि के प्रकार, जैसे भाषीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ठीक है, प्राकृतिकवादी बुद्धि, ये सब क्या है? बुद्धि है उसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण देखते हैं, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। तो यह गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में जब कोई भी लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कह कर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? तो उसका कथन जो है लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो यह जो है विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप के नज़रिए से देखना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला देखते हैं, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए। तो यह सही है। मूल्यांकन सतत होनी चाहिए। तो यह भी सही है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए। तो यह गलत है। जब गलत हो गया तो ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि पूछा है कौन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो यह जो है, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो? ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाशिए पर स्थित समूह में से अब आने वाले विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह दृष्टिकोण होना चाहिए? तो उसे मना देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ठीक है, यही दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए इसको भी स्टार लगा लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। हालांकि सावलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी
विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का समर्थ होता है। तो यह जो है बारीक जानकारी पर ध्यान देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैकल्य एक डैश है। तो यह जो है एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? तो यह जो है हस्तलिखित नोट्स जो है इसका कारक बाधा बन जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? तो यह जो है आवेगशीलता को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सर्जन करने के बहुयात अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है, करना चाहिए बिल्कुल। चलिए कारण देखते हैं। अधिगम ज्ञान के निष्कर्षीय अर्जन की प्रक्रिया है। तो यह गलत है, कारण गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो यह जो है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? तो यह जो है अभिसंज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, 100 पहल अन्वेषण यह है, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी यह भी है, खोजी अधिगम यह भी है, लेकिन निष्कर्ष अनुसरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? तो यह जो है अब सारे चिंतन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों द्वारा गढ़ित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? तो उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो यह महसूस करेगा अधिगम आसक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो यह जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। ठीक है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? तो यह जो है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए?
ठीक है। तो अभी संज्ञान देना चाहिए, चिंतन भी देना चाहिए, लेकिन अधीनता उन्मुखी नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 31 से मैथ। चलिए शुरू करते हैं। यदि ए और बी अंक है तथा 623 माइनस 41A B08 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे कि 3 यानी कि 3 + 10 माइनस A बराबर 8। तो कितना हो गया? तो A बराबर 10 × 3 = 13 माइनस 8, तो कितना हो गया? A बराबर 5 हो गया मेरा। जब A का मान 5 निकला है, तो A का मान अगर हम 5 निकला है तो B का मान जो है B जो है 6, यानी कि B का मान 6 में से हमको 4 घटा देना है। तो कितना, यानी कि B का मान 2 निकल गया। तो A बराबर 5 और B बराबर 2। ठीक है। तो ऑप्शन ए सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं। जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे। ठीक है। यदि जलील इस फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान हो? ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन से है कि 4 स्तंभों में लगाए गए फूलों की संख्या जो है 4 × 6 यानी कि 6 फूल, यानी कि कितना हो गया मेरा? 24। ओके। तो 24 फूल है। ठीक है। अब 8 स्तंभों में तो 24/8। ठीक है। तो कितना हो गया? 3, यानी कि 3 स्तंभ जो है यह फूल की संख्या बराबर होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में वड़े दिए। वड़ों की कुल संख्या 12 थी। ठीक है। प्लेटों में रखे इन वड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप में व्यवस्थित किया जाए तो यह 3 क्रमागत सम संख्याएं थी। तो एक प्लेट में रखे वड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी? चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो वड़ों की संख्या कितनी थी? 12। ठीक है। तो माना कि 3 क्रमागत सम संख्या, तो x, उसके बाद फिर क्या है? तो x + 2 और उसके बाद x + 4। ठीक। तो बराबर 12 हो गया मेरा। ठीक है। तो 3x प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस। तो 3x + 6 बराबर 12। तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। तो 2 निकल गया मेरा। तब एक प्लेटों में वड़ों की अधिकतम संख्या x + 4 है। ठीक है। तो x का मान कितना है मेरा? 2 है प्लस 4 यानी कि 6। तो 6 वड़ों की संख्या। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लतीफ़ ने कागज़ की एक शीट पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी। उसने 2 पर घेरा लगाया था तथा 2 के सभी गुणजों के काट दिया। फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था, यह जिसे काटा नहीं गया था। उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया।
इस प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई जब तक सभी संख्याएं पूरी नहीं हो गई। तब तो एक है 17 पर घेरा लगाया, ठीक है, तो यह सत्य है। दूसरा है 17 एक अभाज्य संख्या है, तो यह भी सत्य है। तो एक सही है तथा 2 का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो ये राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कपों ABC में एक समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं कि A में 4 कंकड़े रखे जा सकते हैं, क्षमता है, B में 6 है और C में 12 है। किसी गड्ढे को भरने के लिए C का उपयोग 2 बार किया जाना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस गड्ढे को केवल A और B उपयोग से भरा जाना है। तो यदि B का उपयोग 2 बार किया जाता है तो A का उपयोग कितनी बार किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो A में जो है 4 है, B में कितना है 6 है और C में 12 है। तो प्रश्न हम लेंगे क्या कि गड्ढे को भरने में कंकड़ की संख्या हमको बोल दिया गया है कि 2 बार लेना है, तो C का मान 2 बार लिया जाता है। तो C कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 गुना 2 यानी कि 24 हो गया C, ठीक है। तो अब कहता है क्या कि B गुना 2 प्लस A गुना X बराबर 24, ठीक है। तो B जो है कितना लेता है 6 लेता है गुना 2 प्लस A कितना लेता है 4, उसके बाद गुना X बराबर 24, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करके तो X बराबर 12/4 यानी कि 3, यानी कि 3 लेता है। तो 3 कहाँ है, तो ऑप्शन C जो है यह 3 है, ऑप्शन C राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पूर्णांक 1/2 समकोणों का मान बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 11/2 और समकोणों का मान जो होता है यह 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो कर जाएगा 45, तो 11 गुना 45 कितना आ गया मेरा, यानी कि 495 डिग्री। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या निम्न होती है, तो यह जो है 0 होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गुणों वाले आकार की पहचान कीजिए। पहला है इसकी 4 भुजाएं हैं, दूसरा है यह एक बंद आकृति है, तीसरा है सम्मुख भुजाएं समांतर है और सभी कोण बराबर है। तो यह जो है एक आयत और वर्ग हो सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, आयत और वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर धन राशि निरूपित करते हैं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, ई बराबर इतना। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 45.50 के बराबर नहीं है। चलिए मैं एक ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ। A 4, B 0, C 0, D 2 और E 3। तो अब लेते हैं कि A का मान मेरा कितना है 10 है, तो 10 गुना 4, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, ठीक है। तो B का मान कितना है 20 है, तो 20 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 0, ठीक है। एक ऑप्शन ए से सॉल्यूशन कर रहे हैं 0, उसके बाद फिर प्लस। अच्छा B का मान क्या है 0 यानी कि हो गया। उसके बाद C का मान कितना है 5 है, उसके बाद गुना 0, ठीक है। उसके बाद प्लस यानी कि D का मान 2 है गुना 2, ठीक है। फिर प्लस A का मान 0.50,
गुना 3, ठीक है। तो अब लेते हैं 10 चौके 40 प्लस ये 0 से भी इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस फिर 0 प्लस 4 प्लस 1.5, तो टोटल कितना हो गया 45.50। तो ए नंबर सत्य है। तो हमको पूछा क्या है, बराबर कौन नहीं है, तो इसी तरह डी जो है बराबर नहीं है, ऑप्शन डी जो है बराबर नहीं है। तो ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है, ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुजाओं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल होगा। तो पहले लेते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो 4 गुना ए बराबर 4 गुना 6, तो ए बराबर 4 गुना 6 बट्टे 6, 6 कैंसिल हो गया, सॉरी 4 होगा यहाँ पर, तो 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 6। तो ए बराबर 6, प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी में 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एक तुला के दोनों पलड़ों में रखे गए हैं। निम्नलिखित वस्तुएं देती है कि ताकि पहली वस्तु पहले पलड़े में रहे तथा दूसरी वस्तु दूसरे पलड़े में रहे। निम्नलिखित विकल्पों से ये सही विकल्प चुनिए जब पहला पल्ला नीचे रहता है, ठीक है। तो यह जो है एक नोटबुक और एक चौक, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों ए बी सी डी और ई में विद्यार्थियों की संख्याएं निम्न सारणी में दी गई है। सेक्शन ए बी सी डी ई है। विद्यार्थियों की संख्या 40, 43, 42, 32, 36। कहता है सेक्शनों के किन युग्मों में विद्यार्थी की संख्या का अंतर समान है। सेक्शन ए बी और डी ई, ठीक है, ए बी और सी डी। तो पहले सेक्शन सी का हम चेक करते हैं, ठीक है। कैसे, तो यह जो है ए और ई को लेते हैं। तो ए कितना है मेरा 40 है और ई कितना है 36 है। तो 40 में 36 चले गया, बचा कितना मेरा 4। उसके बाद डी और ई को लेते हैं। तो डी मेरा कितना है 32 है, ठीक है, और ई कितना है 36 है। तो 36 में 32 चले गया, फिर भी 4 बचा। तो यह जो है संख्या का अंतर 4 है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले लेते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 5 अभाज्य संख्या हो गया बट्टे 5। इसको जोड़ देते हैं, टोटल 28 बट्टे 5, तो यानी कि 5.6। तो 5.6 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में अगले 2 प्रविष्टियों की संख्या पहचान कीजिए, ठीक है। तो 1 2 3, 1 1 बढ़ा, यहाँ फिर f आ गया। अगर हम इसको 1 1 बढ़ा के 3 गुना 2 कर देते हैं तो f की जगह 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5 6 7, यानी कि 7 फिर 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, 14 में कितना हो गया n हो गया। उसके बाद 9 10 11, तो 11 मेरा यहाँ है, ठीक है। उसके बाद हम 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 22, 22 में भी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है।
बच्चा यह कर देता है, वह बच्चा वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो वेन हेले ज्यामितीय सिद्धांत की जो है यह विश्लेषण पे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद ले, इसके लिए विद्यार्थी के वास्तविक दैनिक जीवन के अनुभव गणित के पाठ्य पुस्तकों का भाग होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझाने के लिए कहा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यही करती है। सुश्री रूही का उद्देश्य है उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। ठीक है, तो सुश्री का यही उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने का तरीका है? तो पहला देखते हैं, शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श समस्या पर आधारित समस्याओं को हल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो यह बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, बच्चे को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना। तो यह सही है, यह तरीका सही है। तीसरा देखते हैं, बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यह भी सही है। तो 1 और 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होती है? तो यह जो है पहला देखते हैं, बच्चे कितना गणित जानते हैं। इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। ठीक है, तो यह उद्देश्य सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालिका ने भित्रों के योग पर भिन्नों होगा यहाँ पे, भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्या पूछा? सबसे कम उपयुक्त है। तो पहला देखते हैं, बालिका 2 भिन्नों के योग की कलन विधि के बारे में नहीं जानती। तो यह नहीं है। बालिका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम ज्ञात करना नहीं जानती। तो यह भी नहीं है। बालिका समतुल्य भिन्नों के बारे में नहीं जानती। तो यह भी नहीं है। बालिका संख्याओं का योग के बारे में नहीं जानती। तो यह सही है। ठीक है, सबसे कम युक्त यही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थियों की गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे? तो पहला देखते हैं, संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्या का योग उपयोग करने की क्षमता। तो यह है। बारंबारता बटन को निरूपित करने के लिए आयत चित्र बनाने की क्षमता। तो बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख बनाने की क्षमता। तो यह है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और सी, तो ए और सी, ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलिए, जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला देखते हैं, शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। तो यह सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कहता है, बच्चों को गणित के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जोड़ने के अवसर को उनकी गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के लिए संभव रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है सही है और प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है कथन की प्रतिस्थिति कॉन्ट्रापोजिटिव है। तो यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घर बैठे बैठे सीटेट पास करवा देंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो यह जो है कक्षा 3 के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? तो बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को वाट के रूप में इस्तेमाल कर यह ज्ञात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की है। तो यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री जफर कक्षा 1 के शिक्षक गणित के बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्न पूछने की अधिमान्य देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला देखते हैं। पहला है, वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा उसका उपयोग अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यह सही है। वह बच्चों के टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। यह बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करे। तो यह है। तो ए और सी। तो ए और सी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार पहले 60 मीटर ठीक पूर्व चलते हैं। ठीक है, तो 60 मीटर पूर्व यानी कि पूरब इधर 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर 200 मीटर ठीक उत्तर की ओर चलते हैं। फिर 200 मीटर आप उत्तर में चलते हैं, 200 मीटर। उसके बाद फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम और पश्चिम में 350। चलिए, और फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर। उत्तर में फिर 40 मीटर चलकर
होटल पहुंचते हैं तो होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? तो रेलवे स्टेशन की दिशा जो है यह आपका जो है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व है, बिल्कुल यह है दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए? तो यह जो है करवा चौथ, करवा चौथ जो है मनाने के लिए जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत में 16:15 बजे चलती है और 5 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंचती है। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितना है? 2119 किलोमीटर है। तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो पहले तो हम लेते हैं क्या है कि 3 सितंबर को जो है यानी कि 16:15 से 4 सितंबर 16:15 तक यानी कि 24 घंटा हो गया। उसके बाद 4 सितंबर यानी कि 16:15 से, ठीक है, 4 को 16:15 से यानी कि 5 सितंबर 4:15, तो कितना हो गया मेरा? 12 घंटा हो गया। अच्छा, 5 सितंबर 4:15 से 4:45 यानी कि 15 यानी कि आधा घंटा यानी कि 0.5, तो टोटल को जोड़ देंगे कितना हो गया? 36 घंटा 5, 36.5 घंटा हो गया। तब औसत दूरी क्या है इसकी जो है यानी कि 2119 है। तो 2119 बट्टे 36.5, इसको कटा देंगे तो बचा कितना मेरा? 58.05, ठीक है। तो 58.05 है या नहीं? 58.03 है। तो यही है ऑप्शन सी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला सुनीता विलियम्स। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? तो यह जो है वीरेंद्रेश्वर पाठक। कौन है? वीरेंद्रेश्वर पाठक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने की कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा जो खनन के क्रियाकलाप हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। करवा केरेवेन डैश पर एक घर होता है। तो यह जो है पहाड़ियों पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ठीक है, तो यह जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है यह सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है?
तो पहला देखते हैं ए, व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, तो यह बिल्कुल। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझाना, यह नहीं। चलिए अगला देखते हैं, विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, यह भी नहीं। लिंग भी किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राय शिक्षा के स्रोत समान होना, यह सही है। तो ए और डी सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है, तो यह जो है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पतकरण की प्रक्रिया में बाजारे का कौन सा भाग ओखली में पसीने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है बाली का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 से नीचे नहीं गिरता उनके नाम, एक कानपुर और रायपुर है, जो 0 से नीचे नहीं गिरता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है, वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, तो वह जो है निथारना विधि का प्रयोग करेगा अगर चावल और पानी को अलग करना चाहता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी है, खरगोश गाय घोड़ा बिल्कुल नहीं, बकरी हाथी सुअर तो है लेकिन बकरी नहीं है, अच्छा बाघ शेर भेड़िया ये भी नहीं, कौवा सुअर और मनुष्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है, इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है डैश एक पर्यावरण के लिए, बिल्कुल सही है यह। एक है पर्यावरण के माध्यम से, यह भी सही है। पर्यावरण के बारे में, यह भी सही है। पर्यावरण से गलत, तो ए बी सी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं, तो एक है पर्यावरण का अन्वेषण, यह वर्णन करता है। एक है पर्यावरण के साथ अंततः क्रिया, तो यह भी वर्णन करता है। एक है पर्यावरण के बारे में सोचना, यह नहीं करता है, तो ए और बी ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य देखते हैं, यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना, यह बिल्कुल नहीं है। बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना, तो यह भी नहीं है। बच्चे के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना, तो यह है। तो ए और डी ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, तो उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को खुद सही हल खोजने देना चाहिए, तो यह सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं? समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। तो यह जो है काम और लेख, ठीक है, यह जो है भेदभाव करता है समाज में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्र से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो पहला देखते हैं प्रश्न करना, ठीक है, उसके बाद मापना, उसके बाद संप्रेषण संवाद करना, उसके बाद परिणाम निकालना, उसके बाद मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। तो पहला है एक प्रश्न, सही है। उसके बाद संप्रेषण यानी कि संवाद करना, सी सही है। उसके बाद परिणाम निकालना यानी कि ए, सी और डी। तो ए, सी, डी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। गोपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सीखने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर के गुलाब का फूल चुराया है। गोपाबा को क्या करना चाहिए? तो पहला देखते हैं, उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे फूलों के पौधे लाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, यह भी नहीं। सी देखते हैं, उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थी की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, यह सही है। उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, यह भी सही है। तो सी और डी, तो सी और डी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक है। तो यह जो है विषयों का सहसंबंध, यही है प्राकृतिक का अध्ययन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गए। वहाँ कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो यह जो है पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा भी है इससे पहले। बच्चों को उत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। तो वह जो है उच्च कोटि प्रश्न का, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं किस अनुक्रम में सम्मिलित है? तो पहला है क्या? तुलना, तर्क, अवलोकन, निष्कर्ष। तो यहाँ हो जाएगा आपका यानी कि पहले अवलोकन यानी कि सी सही है। उसके बाद आपका तुलना हो जाएगा, तो ए सही है। उसके बाद बी यानी कि तर्क, उसके बाद निष्कर्ष डी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा?
तो पहला है सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन। दूसरा है बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यक्तता। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार। चौथा है अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर पर निर्धारण। तो पहला जो है यहाँ आपके बच्चों को उपलब्ध कराए यानी कि बी होगा। उसके बाद आपका सतत अवलोकन यानी कि ए होगा। तो बी और ए यहाँ है, ठीक है। तो बी यहाँ ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो पहले चर्चा गलत, साक्षरता ये भी नहीं, प्रयोग यह भी नहीं, परियोजनाएं एवं चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी आ गया। निर्देश 91 से 99, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। गद्यांश पढ़ते हैं पहले। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण ना हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था। अगर उसे सफलता हाथ नहीं लगी, अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था कि आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हो जा सकता है। नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात चकोट रही थी कि प्रकृति में इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते। कितने जरमती है वे लोग इसे नष्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं अब। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? तो मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है, ठीक है। इसी बात को उसको कचोट रही थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था? तो वह जो है जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो, ठीक है, वही जो है वनस्पति की खोज कर रहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? क्योंकि वह आश्रम में और अधिक दिन रहना चाह रहा था, इसीलिए वो उसको लगा कि ना शिक्षा भी मेरी अधूरी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? तो आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा, यह विचार आ रहा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, सिर्फ गद्यांश आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ था? तो यह जो है बहुत बड़ा का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरमती शब्द का अर्थ है, तो जरमती शब्द का अर्थ जो होता है वो मूर्ख होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यह जो है असफलता। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों घर बैठे बैठे सीटेट पास करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव समता का समास विग्रह है, तो यह जो है जैव की समता। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है, ये मात्र प्रीतिव्रत स्नेह,
ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निर्देश है 100 से 105 तक, ये कविता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि किस पथ को ना भूलने की बात कर रहा था? तो कवि जो है यह कर्तव्य पथ को भूलने की बात कर रहा था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है? तो यह जो है सौंदर्य के प्रति आसक्ति, ठीक है, यह आशंका, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है, तो अपनी पहली हार के समय, ठीक है, यह पंक्ति का विफलता का भाव है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश में पथिक संबोधन है, तो यह जो है मनुष्य के लिए, किसके लिए? मनुष्य के लिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापी शब्द का अर्थ है, तो वापी जो शब्द का अर्थ होता है यह छोटा तालाब के लिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिता का सामान्य अर्थ शब्द है, तो सरिता का अर्थ होता जो है यह एक नदी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाम चॉम्स्की में के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है? तो यह जो है व्याकरण के नियम बनाने में इस बात के लिए मदद करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंध कराते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? तो यह जो है जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि गोवा एक जो है बहुभाषिक राज्य है, ठीक है, क्या है? बहुभाषिक राज्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं डैश जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखते हैं। त्रुटियों भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है, तो यह सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? तो यह जो है श्रवण और वचन गतिविधि में हम रखेंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन। घूमती है, इस प्रकार के तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन की किस श्रेणी में रखेंगे? तो यह जो है प्रतिपादक लेखन श्रेणी में रखेंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रतिपादक लेखन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए?
इसमें संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पहला देखते हैं। यह बहुत प्रेरणास्पद है, यह सही है। यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो यह गलत है। तो संबंध नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो यह जो है विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, यह सही उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सॉरी, ये गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, यह होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? तो अंग्रेजी भाषा को जो है द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो है भाषा या दैक्षिक से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? तो यह जो है पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंततः क्रिया करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।